नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, सभी को अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए, मैं रामू गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर मैं सामान्य अध्ययन यानी जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और इस सीरीज के अंतर्गत आपको प्रैक्टिस सेटों की यानी जीके के प्रैक्टिस सेटों की एक अच्छी और बेहतरीन सीरीज उपस्थित होगी। इस सीरीज में आपको हम शॉर्ट ट्रिक तथा हर क्वेश्चन का बहुत डीपली से अध्ययन करते हुए आपको जीके को मजबूत करने का चैलेंज करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दबा के शेयर करना। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और ये जो सीरीज है बच्चों, ये कुछ हमारे पास बुक है। इन प्रैक्टिस सेटों से आपको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा कठिन लेवल पर पढ़ोगे तो सरल लेवल के पेपर आसानी से हो जाएंगे। हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट है वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। और इसका जो जीके और जीएस वाला पोर्शन है ये विद्या प्रकाशन का है, दूसरा वाला अरिहंत प्रकाशन का है। तो इन बुकों से आप जब तैयारी करोगे तो जब आरओ लेवल की करोगे तो उससे होगा क्या, उससे पीसीएस जैसे एग्जाम का भी प्री निकलने में आसानी और सहायता प्रदान होगी। तथा जो इससे नीचे की वैकेंसी है ग्रुप सी या डी की, जैसे लेखपाल है, जूनियर असिस्टेंट है, उसमें भी आपको ये वीडियो और हमारे द्वारा चलाई जा रही है सीरीज बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर, जो सामान्य अध्ययन का। ये देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो जैन तीर्थकर जो पार्श्वनाथ है वो निम्नलिखित स्थानों में से पूछ रहा है किससे संबंधित थे। तो देखिए बच्चों, जो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए। किस नंबर के तीर्थकर हुए? तो आप कहोगे कि सर जी ये 23वें नंबर के तीर्थकर हुए। और जो 24वें एवं अंतिम जैन धर्म के तीर्थकर हुए बच्चों वह स्वामी महावीर थे। और स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए तथा जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। जैन धर्म की जो संस्थापक है वो ऋषभदेव थे, यानी वो प्रथम तीर्थकर जैन धर्म के हुए। तो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो थोड़ा पार्श्वनाथ के बारे में ये याद रखना बच्चों कि जो पार्श्वनाथ का जन्म 850 ईसा पूर्व में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म 850 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, क्योंकि हर एक तीर्थकर का कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह होता था, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है बच्चों वो सर्प था। वो क्या था? सर्प था। पार्श्व में देखिए सर्प छिपा है, पार्श्व में सर्प करके या सर्प करके छिपा है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह भी याद रखेंगे, क्या था? सर्प था। और ये काशी के इक्ष्वाक वंशी शासक कीजिएगा। और ये काशी के इक्ष्वाक वंशी शासक अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम वामा था। तो इस प्रकार से ये जो थे वो किस स्थान से संबंधित थे। तो इनके पिता इक्ष्वाक वंशी अश्वसेन थे, तो जो वाराणसी के शासक थे। तो इनका जो मुख्यतः संबंध है वो वाराणसी से था। इनका जो मुख्यतः संबंध है बच्चों कहां से था? वाराणसी से था। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में कह रहा है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से कहता है किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ये प्रथम है। प्रथम में बच्चों पशुबल की निंदा की गई है। और जो द्वितीय है, इसका जो द्वितीय शिलालेख में अशोक ने 13 शिलालेख करवाए, प्रमुख रूप से 13 शिलालेख करवाए हैं। तो उसका जो द्वितीय यानी सेकेंड और 13वां है। तो 13वें में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। और अशोक ने जब 269 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया तो उस समय कलिंग
की राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी भी तुमको याद रखना है, कलिंग की राजधानी बच्चों तोसली थी। जब अशोक ने 269 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया तो अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत के कुछ राज्य जैसे चोल साम्राज्य है और केरल पुत्र हैं तथा पांड्य सती पुत्र आदि राजाओं का वर्णन अशोक के द्वितीय एवं 13वें शिलालेख में किया गया है। यहाँ पर देखिए 13वां दिया नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका बच्चों क्या होगा, बी होगा। अशोक के द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों यानी पांड्य और केरल आदि तथा ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका आदि का भी वर्णन मिलता है और 13वें में भी कुछ दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का वर्णन मिलता है। लेकिन इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कलिंग विजय का भी वर्णन है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो हमारा तीसरा प्रश्न दिया है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है। तो डबल बरियल का प्रमाण मेरे भाइयों लोथल से मिला है। लोथल गुजरात में भगवा नदी के तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह था। तो यहाँ से डबल और ट्रिपल शव यानी एक ही समाधि में 2 और 3 शवों को एक साथ पाया गया है तथा यहाँ से फारस की मोहरें मिली है एवं गेहूं तथा धान के प्राचीन साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल जो है वो हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन का एक स्थल है। आइए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो 4 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर सी होगा। तो 4 नंबर जो प्रश्न दिया है इसमें दिया है बच्चों 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो 14वीं सदी ईसा पूर्व में एशिया माइनर मतलब मध्य एशिया में एक प्रमुख अभिलेख तथा उसके कई सहायक अभिलेख एशिया माइनर से हमें प्राप्त हुए। वहां पर उन अभिलेखों में प्रमुख रूप से कुछ वैदिक देवताओं जैसे इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नासत्य है यानी अश्विनी कुमार आदि देवताओं का उसमें वर्णन मिलता है। और ये देवता उस समय संधि के प्रतीक थे। संधि के प्रतीक का मतलब जैसे 2 राजाओं के बीच झगड़ा होता है और उनकी कहीं संधि कराना है तो संधि किसी थर्ड पर्सन यानी किसी शक्तिशाली आदमी के समक्ष होना चाहिए। जैसे गांव में 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है और उनका विवाद कराने के लिए गांव का कोई मुखिया अपने समक्ष उनकी संधि करवाता है। उसी प्रकार ये देवता राजाओं के बीच जब संधि होती थी तो संधि के लिए जो साक्षी माना जाता था वो इंद्र मित्र वरुण नासत्य अश्विनी कुमार आदि देवताओं को माना जाता था। तो 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वो एशिया माइनर यानी बोगाज कोई से, इसका सही है आंसर बोगाज कोई होगा। बोगाज कोई से ही एशिया माइनर का अभिलेख प्राप्त हुआ है। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न दिया है बच्चों दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया। तो इसे किला-ए कुहना भी कहते हैं। पुराना किला को किला-ए कुहना भी कहते हैं। तो किला-ए कुहना का निर्माण या पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। किसने कराया? शेरशाह सूरी ने कराया। कब कराया? तो 1538 से 1543 ईस्वी के बीच में कराया। तो दिल्ली का जो पुराना किला है यानी उसके वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने 1538 से 1543 के मध्य कराया। इसे किला-ए कुहना भी कहते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। तो शिवाजी का छत्रपति यानी एक छत्री के रूप में प्रथम जो राज्याभिषेक हुआ वो बच्चों रायगढ़ में हुआ था। वो कहां हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 जून 1674 ईस्वी में हुआ था। 5 जून 1674 ईस्वी में हुआ था। आइए बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्नों की ओर। तो आइए मित्रों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए आपके समक्ष जो लिखा है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था। अच्छा, ये बताने से पहले एक जरूरी बात है बताना चाहते हैं हम जीएस के लिए अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर जागृति की क्लास चालू कर चुके हैं और वहां पर हम इस समय भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं। जल्द ही हम विश्व भूगोल भी लेकर उपस्थित होंगे और इसके अतिरिक्त अन्य सब्जेक्टों के भी धीरे धीरे आपको
एक तरफ से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है और अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी क्लास आपको उपस्थित कराऊंगा। तो इसके बाद आइए बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 7 दिया है, ये कह रहा है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था। तो इसके 4 ऑप्शन है आपके समक्ष, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो इसमें जो लोदी शासक थे, ये लोदी शासक प्रमुख रूप से अफगान मूल के थे और इसका जो संस्थापक था लोदी वंश का वो बहलोल खान लोदी था। बहलोल खान लोदी ने 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका पुत्र सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर की स्थापना की, सिकंदर लोदी ने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद इसका पुत्र जो है वो इब्राहिम लोदी, जिसे पानीपत के युद्ध में बाबर से हार का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से जो अफगान मूल के इसमें शासक हैं वो लोदी वंश है। तो आइए बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बच्चों दिया है क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। मतलब किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली स्थानांतरित की। तो सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली इल्तुतमिश ले गया। कौन ले गया? इल्तुतमिश ले गया। इल्तुतमिश को बच्चों गुलामों का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश जो था वो क्या है, उसे गुलामों के गुलाम की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया और इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी सर्वप्रथम दिल्ली स्थानांतरित की। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। तो बहमनी राज्य जो है वो बहमनी राज्य की स्थापना जफर खां उर्फ हसन गंगू ने की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जफर खां उर्फ हसन गंगू ने की। और कब की? तो 1347 ईस्वी में की। कब की? तो 1300, इसका सही आंसर क्या होगा? 1347 ईस्वी में की। तो 1300 के बाद जब 1300 तो पूरा हो गया, 47 इसका मतलब 14वीं शताब्दी में की। तो इसका सही आंसर बच्चों डी होगा कि बहमनी राज्य का जो स्थापना या स्थापित हुआ वो 14वीं सदी ईस्वी में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना जफर खां ने की। जफर खां को उर्फ में हसन गंगू भी कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के दरबारी कवि अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के दरबारी कवि अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है बरीन्द्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे। तो बरीन्द्र घोष 4 ऑप्शन दिए हैं, साधना समाज से, अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत से, स्वदेशी समिति से। तो बरीन्द्र घोष जो है वो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। हालांकि अनुशीलन समिति की स्थापना बरीन्द्र घोष ने नहीं की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास ने की थी। और 1907 में बरीन्द्र घोष कलकत्ता में इसे मतलब एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में इसका पुनर्निर्माण किया। 1907 में बरीन्द्र घोष ने अनुशीलन समिति का कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनः निर्माण किया। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका बी होगा कि बरीन्द्र घोष जो है वो अनुशीलन समिति से जुड़े थे। लेकिन अगर पूछता है अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो आपका सही जवाब पी मित्रा और पुलिन दास होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन है, एम.जी. रनाटे, अनंत पटवर्धन, जे.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, बी.जी. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब जो है बच्चों वो सी नंबर सही है। सी नंबर सही है, जी.के. गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बंबई में मतलब बंबई के या गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना के गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना शहर में
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, अंग्रेजों ने रैयत वाली व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो अंग्रेजों ने रैयत वाली जो व्यवस्था है सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी से आरंभ की थी। और इसके जो जन्मदाता थे रैयत वाली व्यवस्था के जो जन्मदाता थे वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। सर्वप्रथम यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई कर वसूलने के लिए, टैक्स किसानों से लेने के लिए। और उसके बाद ये बंबई के भी कुछ क्षेत्रों में लागू हुई, फिर पूर्वी बंगाल में लागू हुई और असम तथा पूर्व के क्षेत्रों में भी रैयत वाली व्यवस्था लागू की गई। और इसके अंतर्गत 51% ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा आता था। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजों ने रैयत वाली व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की? मद्रास प्रेसिडेंसी में आरंभ की। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। जो 14 है दिया है, अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो वह कौन सा नेता है जो 1947 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में नहीं सम्मिलित हुआ? तो इसका जो बच्चों सही आंसर है वो बी होगा, महात्मा गांधी। क्या होगा? बी होगा, महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण बहुत दुखी थे और वह उस समय पश्चिम बंगाल में थे। तो महात्मा गांधी ने किसी भी समारोह में हिस्सा नहीं लिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निम्नलिखित में से किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत को सुशासन देने पर बल दिया? तो एस.एन. बनर्जी है, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो इसमें दादा भाई नौरोजी ने 1904 से 1906 ईस्वी तक, दादा भाई नौरोजी ने 1904 से 1906 ईस्वी तक भारत को सुशासन देने पर बल दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो डी होगा। फिर 16 नंबर प्रश्न दिया है, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के जो लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ऑप्शन आपके हैं असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन में जो 1942 में प्रारंभ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रूप से बहुत ही ज्यादा थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ, तो 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इसका भी सही आंसर बच्चों क्या होगा? यहाँ पर डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ दिया है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ वो सितंबर 1946 में हुआ। कब हुआ? सितंबर 1946 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में। अब यहाँ पर थोड़ा बच्चों समझ लेना, ये 19 प्रश्न, इस सेट में 19 प्रश्न जो थे आपके वो हिस्ट्री से थे। आगे ज्योग्राफी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लास भारत का भूगोल हम अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर लगातार एक तरफ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पर हमारे 4-5 वीडियो आ गए हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम मित्र प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 से बच्चों ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 19 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हिस्ट्री के दिए थे, आगे के क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित है। तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापी ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापी ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो गोदावरी डेल्टा में भी पाए गए हैं, हिमालयी क्षेत्र में भी पाए गए हैं, पश्चिमी तट पर पाए गए हैं और नर्मदा ताप्ती मुहाने पर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से गंगा डेल्टा जो आपका गंगा बेसिन है,
माफ कीजिएगा, जो गंगा डेल्टा है, गंगा डेल्टा के आसपास कोई भी भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? यानी वर्ल्ड लेवल पर पूछा गया है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि इंडीज दक्षिणी अमेरिका की जो इंडीज पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इंडीज पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो बच्चों 7200 किलोमीटर है। और इंडीज पर्वत श्रृंखला के पास ही आटाकामा मरुस्थल पड़ता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो रॉकी है। रॉकी उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। तो रॉकी की जो लंबाई है वो 4800 किलोमीटर है। रॉकी की लंबाई 4800 किलोमीटर है। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है, लगभग 2400 किलोमीटर है। और इसके बाद आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो इंडीज है। वो क्या है? इंडीज है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इस क्लास में मतलब इस प्रैक्टिस सेटों में हम करंट के क्वेश्चन तो नहीं मेंशन करेंगे और बाकी जितने सारे क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ऐसी सीरीज प्रदान करेंगे कि आने वाली भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने। तो 22 नंबर प्रश्न है, देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कहां पर भगीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? निम्नलिखित में से कहां पर भगीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो आइए इसमें आपको बताना थोड़ा चाहेंगे। दरअसल उत्तराखंड में एक सतोपथ हिमानी ग्लेशियर है बच्चों। एक ग्लेशियर है, इसका क्या नाम है? सतोपथ हिमानी। क्या नाम है? थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। सतोपथ हिमानी ग्लेशियर है। यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। एक निकलती है विष्णु गंगा और दूसरी बच्चों क्या निकलती है? धौली गंगा। अब सतोपथ हिमानी ग्लेशियर, उत्तराखंड के सतोपथ हिमानी ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये विष्णुप्रयाग में मिलती है। सबसे पहले कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में मिलती है। जब विष्णुप्रयाग में मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा का नाम अलकनंदा हो जाता है। तो इनकी संयुक्त धारा का नाम बच्चों क्या हो जाता है? अलकनंदा हो जाता है। अलकनंदा विष्णुप्रयाग के बाद जब रुद्रप्रयाग में आती है, कहाँ आती है? रुद्रप्रयाग में आती है। तो रुद्रप्रयाग में इससे मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। कौन सी नदी आकर मिल जाती है? मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। फिर संयुक्त धारा का नाम अलकनंदा ही रहता है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो पहुंचती है कर्णप्रयाग। कहाँ पहुंचती है बच्चों? कर्णप्रयाग में इससे पिंडार नदी आकर मिल जाती है। कर्णप्रयाग में इससे पिंडार नदी आकर मिल जाती है। और फिर भी इस संयुक्त धारा का नाम अलकनंदा ही रहता है। संयुक्त धारा का नाम अलकनंदा ही रहता है। अलकनंदा जब देवप्रयाग में पहुंचती है, कहाँ? देवप्रयाग में, तो इधर दूसरी नदी, मतलब यहां से एक दूसरी नदी भागीरथी आकर इसको देवप्रयाग में मिल जाती है। ये कौन सी नदी आ रही बच्चों? ये भागीरथी आ रही है। भागीरथी या भगीरथी नदी आ रही है। तो इस प्रकार से भगीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती है बच्चों? देवप्रयाग में मिलती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भारत में हम नदियों का प्रवाह अपने भूगोल कक्षाओं के अंतर्गत जब भारत का प्रवाह और नदियों के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वहां पर गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आपको ये सब बहुत ही डीपली तरीके से हम अध्ययन कराएंगे। तो इस प्रकार से जो पहले का आंसर है वो बच्चों ए होगा कि भगीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? देवप्रयाग। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 70% वन बनाए रखने का प्रावधान है? 70% वन किस देश में बनाए रखने का प्रावधान है? मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। इसका सही जवाब बच्चों सी होगा। भूटान एक ऐसा देश है जहां पर 70% वन बनाए रखने का प्रावधान है। 24 नंबर कहता है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो माजुली है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अंडमान बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। सालसेत द्वीप पर बच्चों मुंबई बसा है। मुंबई जो है
वो सालसेत द्वीप पर ही बसा है। तो इसलिए आप खुद समझ सकते हो कि मुंबई की जनसंख्या जो है बहुत अधिक है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो क्या है बच्चों, सालसेत द्वीप है। क्यों? क्योंकि सालसेत द्वीप पर ही मुंबई बसा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात क्या है? वरिष्ठ आयु क्या होता है? 65 से अधिक वर्ष के लोग, जो 14 से 65 वर्ष के लोगों पर डिपेंड है। 65 से अधिक वर्ष के लोगों को वरिष्ठ आयु वाले माने जाते हैं। तो इनका जो अनुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार 14.2% है। तो 14.2% वरिष्ठ लोग 15 से 65 वर्ष के लोगों की कमाई पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो देखिए, बांग्लादेश से भारत के 5 प्रदेश सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और एक और प्रदेश है जिसे हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो सी है, नागालैंड बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर। तो सर्वप्रथम मानसून का जो आगमन 1 जून को होता है वो केरल के मालाबार तट पर होता है। तो सबसे अधिक जो औसत वर्षा है वो केरल राज्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो जोर पोरवली झील, डोडी ताल झील, रूपकुंड झील, रेड हिल्स झील। तो उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील जो है, उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील जो है उसमें सैकड़ों मानवों के नर कंकाल पाए गए, इसलिए इस झील को रूपकुंड झील कहा जाता है। और रूपकुंड झील जो है उसे रहस्यमयी झील की संज्ञा दे दी गई है। तो रहस्यमयी झील रूपकुंड झील को कहा जाता है। उम्मीद है हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह बिना उपग्रह के हैं? तो इसमें शुक्र एवं मंगल, बुध एवं मंगल, पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र दिया है। देखिए पृथ्वी के पास तुमको पता ही है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति के पास अभी तक ज्ञात उपग्रहों में सबसे अधिक है, 95 उपग्रह है बृहस्पति के पास। बुध के पास तो कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। शुक्र एवं मंगल, तो इसमें भी मंगल शामिल है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। तो ना तो बुध के पास कोई उपग्रह बच्चों, ना शुक्र के पास कोई उपग्रह है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर डी होगा कि बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। भारत का क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य क्या है? तो ये बच्चों आपको बात पता होगी कि भारत का जो अधिकतम उत्पादक गेहूं राज्य है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। हमारे द्वारा चलाई जा रही इस जीके के सीरीज की अगर श्रृंखला और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, अपने मित्रों के पास शेयर करना और हमें कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। शुक्ला फांटा, अगला क्वेश्चन है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य नेपाल की तराई में स्थित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल की तराई में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना तो जिनेवा में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? तो इसमें जो सार्गेसो सागर है इसके पास तटरेखा नहीं है। सार्गेसो सागर पड़ता कहाँ है? यह उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक कुछ इस आकार में है। तो उत्तरी अटलांटिक में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो ये सार्गेसो सागर है ये उत्तरी अटलांटिक सागर में, और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर का एक उपनाम है जिसे हम अंध महासागर कहते हैं। तो सार्गेसो सागर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 35 डिग्री पश्चिमी
देशांतर से और 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच सार्गेसो सागर यानी हिंद माफ कीजिएगा सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर के भीतर स्थित है। अटलांटिक महासागर के भीतर एक विशेष क्षेत्र है, एक विशेष क्षेत्र है जहां पर इस क्षेत्र को, ये बहुत शांत क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है, इसलिए मतलब इस क्षेत्र को सार्गेसो सागर कहते हैं। शांत क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर समुद्री जलधाराएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं और इस क्षेत्र से होकर बहुत कम मात्रा में समुद्री धाराओं का जल प्रवाहित होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सार्गेसो सागर कहते हैं। और इसके पास तटरेखा नहीं है। टैगा वन की विशेषता अगला प्रश्न कह रहा है, तो टैगा वन की विशेषता बच्चों ये है, ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में बच्चों पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे पतझड़ होता है, हम लोग जैसे यूपी में निवास करते हैं तो यहाँ पर ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये जो उपोष्णकटिबंधीय है ये भी थोड़ा ठंडे क्षेत्र है, तो ये जो समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण क्षेत्र वह होते हैं 50 डिग्री के उत्तरीय दक्षिणी अक्षांश से लेकर के और 90 डिग्री के उत्तरीय दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है समशीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र में टैगा वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद 35 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर कुछ मरुस्थल दिए हैं, उनकी स्थिति यानी किस देश में स्थित है। तो सोनोरन जो मरुस्थल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, सही ऑप्शन है। टकला मकान याद रखना है, टकला मकान बच्चों चीन में पड़ता है मरुस्थल। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, ये भी सही है। और यहाँ पर दिया है गिब्सन ब्राजील दिया है, ये गलत है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, गिब्सन मरुस्थल बच्चों ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इस वीडियो में आज इतना ही रहेगा, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको पर्यावरण, भारतीय राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी और बाकी का इकोनॉमिक्स, इनके क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ठोक के शेयर करना। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।